तो बड़ी खबर आ रही है सीधे ही मध्य प्रदेश से। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि पाए दूज पे 1500 रुपए की राशि मिलेगी सभी महिलाओं चल को। रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों, आप भी चिंता मत करो। हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली बहनों के लिए राशि देंगे। तब भी कांग्रेस ने उंगली उठाई थी। उनने कहा था पैसे नहीं है, गाय के लिए दे रहे। अरे लुटा रहे हो, ये पैसे बिगाड़ रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, ये बहनों की जिंदगी में हम वो राशि दे भी नहीं रहे, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल अभी दिवाली के बाद भाई दूज से 1500 रुपया देने लगेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार अपनी बहनों के लिए। और 3 साल के अंदर 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। तो एक और खबर आती है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि जो भी उद्योगपति की पूंजी और राशि और भूमिकाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए रोजगार के लिए आगे बढ़ाए, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है। लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ 2 हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। तो बड़ी खबर आ रही है सीधे राजस्थान से खबर आते हुए कि सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि राजस्थान के स्कूल के नीचे 7 बच्चों की मौत हुई दुर्घटना स्थल पे ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है। खबर सुने। राजस्थान के झालावाड़ से एक बेहद दर्दनाक खबर आई और उस खबर में ये पता चला कि एक सरकारी स्कूल की छत और दीवार ढह जाने से करीब 7 बच्चों की अभी तक दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। आप सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को खो दिया। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो इस विश्वास से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे कुछ बन जाएंगे, लेकिन अब उनकी लाशें ढोने को मजबूर हैं। और ये कौन लोग हैं? कोई अमीर, कोई धनाढ्य, कोई मंत्री, कोई कलेक्टर के बच्चे तो जा नहीं रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो शोषित वंचित लोग हैं जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और सरकारी स्कूल जो है वो जैसे लगता है मौत का घर बन गए। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और सोचिए वो मंजर जब यकाएक पूरा स्कूल उनके ऊपर ढह गया और 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके बाद एक सरकार को क्या करना चाहिए? इसके बाद एक सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार उन चित्कार करते परिजनों के ऊपर लाठी बरसा रही थी। और तो और गुस्सा इस बात का आता है कि जिन बच्चों के ऊपर स्कूल की छत नहीं बनवा सके, वहां पर मंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे, इसलिए सड़क बनवा दी गई। ये प्रायोरिटी है आपकी? इस देश में गरीब होना क्या इतना बड़ा पाप हो गया है? इस देश में क्या गरीब बच्चों की जान का कोई मूल्य नहीं है? राजस्थान की सरकार को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि
ये माँ बाप 2 महीने से सरकार से, प्रशासन से, स्कूल से रिपेयर करने का, उस इमारत को ठीक करने का बार बार आग्रह कर रहे थे, ज्ञापन दे चुके थे। आज उनके बच्चे तो चले ही गए, उनके ऊपर लाठियां भी बरसी और मंत्रियों के लिए सड़क बनी। क्या हो गया इस देश में? जरा सी मर्यादा, जरा सी संवेदनशीलता कुछ नहीं बाकी है। ये स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो इस विश्वास से जा रहे हैं कि वो पढ़ने जा रहे हैं या वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्या गरीब होने की देश में इतनी बड़ी सजा हो सकती है? और जवाबदेही किसकी है? अब पता चल रहा है 2 डिपार्टमेंट की लड़ाई में स्कूल नहीं बन रहा था। जवाबदेही किसकी है? क्या राजस्थान के मंत्री जिम्मेदार हैं जिनका फोकस ज्यादा यह था कि स्कूल का रंग कैसा होना चाहिए, जो किसका पाठ पढ़ाना चाहिए स्कूल में ज्यादा फोकस कर रहे थे, बच्चों को सुरक्षित स्कूल नहीं दे पा रहे थे? या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है जो अब लफाजी करने से बाज नहीं आएंगे? लेकिन असलियत यह है कि उन माँ बाप को, उन परिजनों को, उन परिवारों को, वो बच्चों को कोई लौटा नहीं पाएगा और उन बच्चों के मौत का दोषी प्रशासन है, पुलिस है और राजस्थान की सरकार है। लेकिन फिर से एक बात जरूर कहूंगा, इस देश में गरीब होने की इतनी बड़ी कीमत बच्चे चुका रहे हैं, ये सोचकर सिर शर्म से जरूर चूक जाता है। तो एक और खबर आ रही है, सीधे ही राहुल गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा कि नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे मोदी सरकार को, बीजेपी के लिए मची भगदड़। तो सुने खबर। आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप की, जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो एक और खबर आती है सीधे ही बिहार से। तो बिहार के क्या अपने न्यूज़ रिपोर्टर ने कैमरे में कैद करते हुए पेपर, और जो कि बिहार इलेक्शन के पेपर, और वह फाड़ कर फेंक दिए जा रहे हैं। तो किस तरीके से कैमरे में कैद, तो आप खबर सुने। ये बताइए, वोटर वेरिफिकेशन की ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है? हम आप पूछे हैं तो हम डिटेल में बताएंगे, आपको सुनना पड़ेगा। ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार आप वोटर जो आप ईसीआई कहते हैं, लगभग सेम है। ये दावा करते हैं जो हम 2 फॉर्म देते हैं, सभी घर घर में जाके एक रिसीविंग लेते हैं, एक देते हैं, जबकि यहाँ जमीन पर सच्चाई ये है कि एक फॉर्म भी सही से नहीं मिल रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग कहती है कि हम 11 डॉक्यूमेंट को रखें। यहाँ पर चुनाव आयोग जो मतदाता BLO है, एक भी प्रमाण नहीं मांगते हैं। अगर हम लोग देते भी हैं, उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है जहाँ अपलोड किया जाता है। उसका फुल गारंटी मेरे पास है, उसका पुख्ता सबूत है मेरे पास। जो ब्लॉक में जाता है, BDO साहब उसको फाड़ के फेंक देते हैं, सिर्फ फॉर्म को स्कैन करते हैं। उसके बाद बहुत ऐसा है, जो परसों की बात हम बता रहे हैं, एक BLO साहब थे, हम उनसे कहा साहब आप फॉर्म नहीं दे रहे हैं, क्यों? उनसे कहा गया जब हमको BDO साहब इस हाथ से फॉर्म दिए और इस हाथ से फॉर्म ले लिए, हम आपको फॉर्म कहाँ से देंगे? तब हम लोग उस पर आवाज उठाए, जैसा कैसे हो सकता है? आपका चुनाव आयोग कुछ हवा देता है, पदाधिकारी कुछ हवा देता है, आप हमको फॉर्म नहीं देते हैं, तो कल जाकर के फॉर्म उपलब्ध कराएं। अभी चुनाव आयोग, ये खबर सामने आ रही है, ये देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ सबूत के तौर पे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट में 30 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? किस आधार पर काटे जाएंगे वो तो बताएंगे ना, किस आधार पर हम काट रहे हैं, कि कहने से हो जाएगा काटे जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि 10-10.5 लाख लोग मर गया है, लगभग 15 लाख लोग बिहार छोड़ के दूसरी जगह पे जो है चला गया है, और 4.5-5 लाख लोगों का 2 जगह नाम। सही बात वो कह रहे हैं जो काटेंगे, लेकिन
हर साल जब जब चुनाव होता बीएलओ सालों भर काम करती है। ऐसा नहीं है कि अभी बीएलओ काम कर रहे हैं, बीएलओ हर हमेशा रिपोर्ट करती है। उस समय सरकार चुनाव कहाँ था, जो मरने वाला का रिपोर्ट गया वो काटा नहीं। उसके बाद ये बोले थे कि वोटर लिस्ट है, इसके किरण रिजिजू जी सदन में आवाज उठाए थे तो वोटर लिस्ट को हम आधार से लिंक करेंगे। आज तक ये लिंक क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आधार कार्ड दिए तो लिंक क्यों नहीं? अगर लिंक हो गया होता तो स्वतः कट जाता मरने वाला का नाम। जो बाहर इसमें एक ये भी सवाल है कि अगर कुछ लोग जो कई लाख लोग बिहार के बाहर हैं, अब ऐसे कहा जा रहा है बीएलओ से जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, बीएलओ उनका नाम काट दे रहा है, तो ये तो गलत है। अगर कोई पलायन करने गया है, नौकरी करने गया है, तो उसका यहाँ नाम ही कट जाएगा, ये तो गलत है। पलायन कोई अस्थायी रूप से नहीं करता है। बिहार में बेरोजगारी है, ये सब जानता है, सरकार को भी पता है। 2 महीना 4 महीना के लिए अगर कोई बाहर जाता है, घर में हम अकेले हैं, मेरा पत्नी है, हम स्वाभाविक रूप से कमाने जाएंगे कहीं, कमाने जाने के एवज में मेरा नाम कट जाएगा, कहाँ का है ये तो नहीं होना चाहिए। हम तो वो अस्थायी रूप से बाहर जाते हैं। कराया जा रहा है, ये सभी बताइए जरा, क्यों हो रही है ये सारी चीजें? ये सिर्फ है बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक ही है। इनका मकसद है जो राहुल गांधी आवाज उठाया था, जो गड़बड़ वोटर है वहाँ बम्बई में बढ़ जाता है, वहाँ बढ़ने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिहार में घटाने की इनको होड़ लगाया जा, घटा देंगे। कहते हैं अवैध वोटर है, तो फिर इससे पहले जो सरकार बनाई अवैध वोटर पर सरकार क्यों बना हुआ है? अगर ये बहुत लोग हैं बाहरी है, कहते हैं बांग्लादेशी है, इसका प्रूफ अभी तक नहीं देते हैं कौन बांग्लादेशी है। ये लीकेज कैसे होता है? बीएलओ सिर्फ रिपोर्ट लेकर के वीडियो को देते हैं, वहाँ छपाई होता है, वहाँ करेक्शन होता है। फिर ये जो हवा उठ रहा है म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, फिर ये जो रिपोर्ट बाहर में आ रहा है, ये रिपोर्ट आता कहाँ से? कौन कहा है तो चिन्हित क्यों नहीं कर रहा है? फलना जगह में फलना जिला वो नाम भी नहीं बताता है कौन बाहर का है कौन नहीं। सब हवा बन रही है, हवा बन रहा है। अब बताइए, हम लोग ऐसे मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाते तो चलो भाई हम आम नागरिक है। एक जिम्मेदार लोग अगर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाता है तो उसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, आपका कहना है निष्पक्ष नहीं हो रही है? एकदम निष्पक्ष नहीं हो रही, सरकार के दबाव में कर रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं विपक्ष का वोट कटाना और सरकार का वोट बढ़ाना ये साजिश चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? अरे भाजपा का मतलब है जो उनका कुछ कंसस कार्यकर्ता है, कंसस वोटर है और पदाधिकारी उन्हीं का सुनता ही है। अब बताइए, इतना सारा फॉर्म हम प्रूफ के साथ कहेंगे जो फाड़ के फेंक दिया जाता है, फिर भी रिपोर्ट में आता है कि 100% स्कैनिंग हो रहा है, 100% डॉक्यूमेंट ले रहा है। इस पर क्या कैसे विश्वास किया जाए? गड़बड़ी चल रहा है, गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी है। और ये जो 30 लाख वोट काटने की बात अभी हो रही है, पहले अभी जब बीएलओ ये कह रहा है कि 1 अगस्त के बाद जो है अपना 11 फार्म ऐसे फार्म कागज दे देना, अभी आधार कार्ड दे दो, उससे पहले नाम काटने की बात कैसे आ सकती है? सर यही बात हम कहना चाह रहे हैं, जब इनके पास 100% डेटा गया नहीं है, 20% की बात कैसे रख रहे हैं? 30% हम काट देंगे, इसका मतलब है माइंड मेकअप पहले कर चुके हैं, जो फॉर्म आए नहीं आए हमको काटना है। अच्छा, कहा जा रहा है 88% फॉर्म जमा हो गया है, आपको लग रहा है कि 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हो गया है? वो तो कागज पर हो रहा है, जमीन पर तो नहीं हो रहा है। जमीन पर अभी भी एक बीएलओ को पूछिएगा, 250, 300 फॉर्म अभी बचा हुआ है। एक बीएलओ को 1000, 800, 1200, 1400 तक वोटर है, अभी भी उसके पास 400, 500 बचल है फॉर्म, तो 80% हो कैसे गया? क्या आपकी बार बिहार में क्या माहौल आपको लग रहा है इन सब सारी चीजों को देखते हुए? हम तो कहेंगे अराजकता फैला रहा है, लड़ाई झगड़ा फैलाने की कोशिश है चुनाव का सरकार का। अच्छा, ये तो सही काम नहीं हो रहा है। कराना था तो 1 साल समय था, लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद क्यों नहीं करा लिया? ये वोटर लिस्ट रिवीजन कुछ दिन पहले किए थे, उसमें रिवीजन का है, जब ये करना था तो रिवीजन कैसे किए? उनको नहीं करवाना चाहिए था, करवाना चाहिए था, फिर ये कैसे हो रहा है? धांधली कर रहे हैं, एकदम धांधली है। नरेंद्र मोदी तो एक और खबर आ रही है सीधे ही राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सुने खबर। राहुल गांधी जी ने बारे को मोदी जी का, तो सुने खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मैं आपको करना बता ना रहा भूलें। हूँ, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें।
पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं बांटे नहीं गए हैं। देखिए वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में, स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में, कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।